हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 को समझने जा रहे हैं। धारा 11 आपको बताएगी कि अनुबंध करने के लिए कौन कौन से पक्षकार सक्षम हैं। जब आप पढ़ते हैं बेयर एक्ट और बेयर एक्ट में धारा 10 देखते हैं तो धारा 10 के अंतर्गत एक शब्द आता है सक्षम। यह बताता है कि करार करने वाले पक्षकार सक्षम होने चाहिए। पर धारा 10 यह नहीं बताती है कि सक्षम पक्षकार कौन कौन है। इसके बारे में धारा 11 में बताया गया है कि सक्षम पक्षकार कौन होते हैं। एक्चुअली जो हम लोग अनुबंध जिसके बारे में आपको धारा नंबर 2H के अंतर्गत बताया गया है कि अनुबंध के बारे में धारा 2H में बताया गया है कि अनुबंध के लिए हमें दो आवश्यक तत्वों की जरूरत पड़ती है। पहला करार और दूसरा इस करार ये जो हो ये हमारे कैसे होने चाहिए, विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होने चाहिए, जिनका हम प्रविधि के द्वारा क्या करा सके, प्रवर्तन करा सकें। और करार के लिए हमें 3 आवश्यक तत्वों की जरूरत पड़ती है। किन आवश्यक तत्वों की जरूरत पड़ती है? पहला एक प्रस्ताव, दूसरा स्वीकृति, तीसरा प्रतिफल। करार जिसके बारे में आपको 2A के अंतर्गत समझाया गया है, प्रस्ताव जिसके लिए आपको धारा 2A देखनी है, स्वीकृति के लिए आपको 2 का क्लॉज B देखना है एंड प्रतिफल के लिए आपको 2 का क्लॉज D देखना है। एंड विधि द्वारा प्रवर्तन के लिए हम लोगों को धारा 10 देखनी होती है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे अपने टॉपिक के अनुसार इतना समझा रही हूँ कि अनुबंध करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, करार, और वो करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं अनुबंध का रूप ले लेते हैं। धारा 10 के अंतर्गत फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जो करार है वो सक्षम पक्षकार के द्वारा किया जाना चाहिए। और यह सक्षम पक्षकार कौन होते हैं इसके बारे में धारा 11 में बताया है और यही आज हमारा अध्ययन का विषय है। अगर हम धारा 11 में बात करें तो धारा 11 हमें बताती है कि हर ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो कि कौन है, जो संबंधित कानून के अनुसार वयस्क आयु का है। अब आप पूछोगे मैडम संबंधित कानून का मतलब यहाँ पे किस चीज से है? भारतीय वयस्कता अधिनियम के धारा नंबर 3 के अंतर्गत बताया गया है कि वयस्क वो व्यक्ति है जिसकी आयु 18 या उससे ज्यादा है। जिसकी आयु 18 से कम है वह अवयस्क होता है और अवयस्क व्यक्ति के साथ जो भी करार किए जाते हैं वह अनुबंध का रूप नहीं लेते हैं। ठीक है, यह एक सामान्य नियम है और इसके बारे में आपका एक लैंडमार्क केस लॉ भी है, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का। उसके अंतर्गत बताया गया है कि अवयस्क के साथ किए गए ठहराव शून्य से ही कैसे होते हैं, व्यर्थ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट कि जो भी करार हैं अगर आप चाहते हैं कि वह विधि के द्वारा प्रवर्तनीय और करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय और अनुबंध का रूप ले लें तो धारा 11 के अनुसार जो करार किए जाएं, यानी कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, वह पहला वयस्क आयु का है संबंधित कानून के अनुसार, दूसरा स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए तथा विधि की नजरों में वो अयोग्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सरल भाषा में बात करें, एक वयस्क व्यक्ति, कानून की नजरों में योग्य व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति ही अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। अवयस्क व्यक्ति, दूसरा कानून की नजरों में अयोग्य और तीसरा अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति आपके अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। अगर एक अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क और कानून की नजरों में अयोग्य के द्वारा जो भी करार किए जाते हैं उनका प्रभाव शून्य होता है। यहाँ पे अब हम विस्तार से समझेंगे इसी बारे में। किसके बारे में? 3 जो पॉइंट बताए हैं कि निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते: अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, कानून के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति। हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर आपको अवयस्क के बारे में बताएंगे कि अगर अवयस्क के साथ कोई ठहराव किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव आता है। यही टॉपिक हम यहाँ विस्तार से बताएंगे। अवयस्क
अगर आप एक अवयस्क के साथ कोई भी ठहराव करते हैं तो वो ठहराव शून्य से ही कैसा होता है, व्यर्थ होता है। और आप लोगों को वयस्कता अधिनियम, भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत कौन सी धारा, 3, भारतीय वयस्कता अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है कि एक ऐसे व्यक्ति को अवयस्क माना जाएगा जिसकी आयु 18 साल से कम की है। साथ ही एक और ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना, अगर किसी माइनर और प्रॉपर्टी, माइनर और उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल कोर्ट के द्वारा नियुक्त गार्जियन कर रहे हैं तो उसकी जो वयस्कता की आयु है 21 साल मानी जाएगी। और अगर कोर्ट ऑफ वार्ड्स माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल खुद कर रहा है तो उस सिचुएशन में भी उसकी आयु 21 वर्ष मानी जाएगी। यह बात इस पॉइंट के अंदर लिखी गई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अवयस्क के बारे में बात करते हैं। अगर हम कोई ठहराव करते हैं तो उसका क्या क्या प्रभाव आता है। पहला है, अवयस्क के साथ जो भी ठहराव किए जाते हैं वह शून्य होते हैं शुरुआत से ही, यानी वॉइड फ्रॉम बिगनिंग होते हैं या वॉइड एब इनिशियो होते हैं या शून्य से ही व्यर्थ कहे जा सकते हैं। इसके बारे में हमारा एक महत्वपूर्ण केस लॉ है। इस केस लॉ का नाम है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, 1903 का प्रीवी काउंसिल का यह मामला है। अगर हम बात करें तो इस मामले के तथ्यों के अनुसार धर्मदास यहाँ पर एक माइनर व्यक्ति था। धर्मदास ने अपनी संपत्ति ब्रह्मदत्त जो मोहरी बीबी के पति हैं, ठीक है, के पास बंधक रखकर 20,000 रुपए का ब्याज पर ऋण लेने का ठहराव किया था। यानी कि एक माइनर था जिसका नाम था धर्मदास, उसे 20,000 रुपए की आवश्यकता थी। इस 20,000 रुपए को प्राप्त करने के लिए माइनर ब्रह्मदत्त के पास गया था और इसके लिए उसने ब्रह्मदत्त के पास अपनी संपत्ति के कागज बंधक रखे थे, मॉर्गेज करे थे। यहाँ पे इसमें से लगभग 20,000 रुपए में से धर्मोदास ने 8,000 रुपए कैश प्राप्त कर लिए थे और बाकी ब्रह्मदत्त ने कहा बाकी की कार्यवाही जब तुम मेरे वकील के साथ संपन्न कर लोगे तो तुम्हें बाकी का अमाउंट दे दिया जाएगा। यहाँ पे ब्रह्मदत्त का वकील अच्छे से जानता था कि जो धर्मदास है वह कौन है, अवयस्क है। इस केस लॉ में इंपॉर्टेंट बात याद रखने के लिए, इस केस लॉ में जो हमारा ब्रह्मदत्त का वकील है वो अच्छे से जानता है कि धर्मोदास एक माइनर है। वकील ने वादी से एक लेख पत्र पर यह लिखवाया कि वादी वयस्क हो चुका है और इस घोषणा के बाद बाकी रुपया दे दिया गया, जबकि वो था कौन, अवयस्क था धर्मदास। कुछ दिनों बाद धर्मदास ने स्वयं ही प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर न्यायालय से प्रार्थना की कि यह अनुबंध, कौन सा वाला अनुबंध, जो माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर क्या रखे थे, मॉर्गेज किए थे, वह करार किसके बदले में किए थे, उसने 20,000 के रुपए के बदले में, व्यर्थ घोषित कर दिया जाए और संपत्ति पर से बंधक रद्द कर दिया जाए। प्रतिवादी ने अपने बचाव में कहा, प्रतिवादी कौन हुआ, ब्रह्मदत्त जो कि मर गया था। फिर केस किसने देखा था, मोहरी बीबी ने। प्रतिवादी ने अपने बचाव में कहा कि वादी की प्रार्थना को तब तक स्वीकार, वादी यहाँ पे कौन है, धर्मदास, तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह उसके द्वारा लिया हुआ धन वापस ना कर दे, क्योंकि माइनर ने यहाँ पे 20,000 रुपए लिए थे ना। किंतु कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में निर्णय दिया, माइनर के फेवर में निर्णय दिया और उसे दायित्व से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया और माइनर को उसके मॉर्गेज किए हुए पेपर भी वापस दिला दिए गए और माइनर के जो दायित्व थे उससे मुक्त कर दिया गया। और ये कहा गया कि माइनर के साथ किए गए ठहराव शुरू से ही व्यर्थ होते हैं। साथ ही यह बात भी याद रखिएगा, एक माइनर वचनदाता नहीं हो सकता, प्रॉमिजर नहीं हो सकता है, पर कौन हो सकता है, एक प्रॉमिजी हो सकता है। कौन हो सकता है, एक प्रॉमिजी हो सकता है।